हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि रियल एस्टेट कंपनीज को हम वैल्यूएट कैसे करते हैं। रियल एस्टेट कंपनीज का जो अकाउंटिंग प्रोसेस है वो और कंपनी से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो इसके वैल्यूएशन मैट्रिक्स भी थोड़े थोड़े बहुत डिफरेंट होते हैं। तो आज की हम वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे कि अकाउंटिंग प्रोसेस कैसे डिफरेंट है, उनको समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम जितनी भी बड़ी बड़ी रियल एस्टेट कंपनीज है जिनका मार्केट कैप 50,000 करोड़ से ज्यादा है, उन कंपनी को हम अपने सीखे हुए तरीके पे अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि कौन सी कंपनी आज के दिन में महंगी दिख रही है, कौन सी सस्ती दिख रही है और किसकी क्या वैल्यूएशन चल रही है। इस सारी वीडियो के बाद आपको इंडिपेंडेंटली कंपनी वैल्यूएट करने में इजी रहेगा और ये प्रोसेस आप इंडिपेंडेंटली फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वैल्यूएशन की हमें जरूरत क्यों है। तो आंसर इज क्वाइट सिंपल, ये देखने के लिए कि कौन सा धंधा सस्ता है और कौन सा महंगा। अब हमको धंधा सस्ता या महंगा कब पता चलता है? हमें मार्केट एनवायरनमेंट को देख के पता चलता है कि मार्केट एनवायरनमेंट में आज के दिन में जो वो कंपनी जिसे हम पढ़ रहे हैं उसके पीयर्स वैल्यूएशन मैट्रिक्स पे कहां पर सेट होते हैं या पास्ट में उस कंपनी का रिकॉर्ड क्या है। जब हम ये पीयर P2P एनालिसिस करते हैं और पास्ट का हिस्टोरिकल एनालिसिस करते हैं तब हमें आइडिया होता है कि कोई कंपनी सस्ती है या कोई कंपनी महंगी है। इस वीडियो में हम इसी बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रियल एस्टेट कंपनीज में अकाउंटिंग प्रोसेस में ऐसा क्या डिफरेंट है। तो इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ लेट्स से ब्रिटानिया। ब्रिटानिया जो कंपनी है उसने आज के दिन में बिस्किट बनाया, उसमें कोई एक्सपेंडिचर आया, ठीक है, और उसने आज के दिन या इस फाइनेंशियल ईयर में उस बिस्किट को बेच दिया और उससे उनकी सेल हुई और उनको प्रॉफिट हुआ। तो ब्रिटानिया ने जो एक्सपेंडिचर किया वो भी इसी साल किया और जो उन्होंने सेल्स और प्रॉफिट कमाया वो भी इसी साल कमाया। तो जब दोनों चीजें हमारे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आती हैं तो हमें पता चल जाता है कि ब्रिटानिया ने एक्चुअली ब्रिटानिया का कामकाजी मुनाफा कितना है, ईबिटा कितना है, टोटल पैट कितना है, उनका पीबीटी कितना है, हमें उसके बारे में पता चल जाता है। लेकिन रियल एस्टेट कंपनी थोड़ी डिफरेंट है। रियल एस्टेट कंपनीज की साइकिल थोड़ी सी लंबी होती है। इसको ऐसे समझिए, सपोज कीजिए कि मैंने एक बिल्डिंग लॉन्च की है आज के दिन में और मुझे उसके फ्लैट बेचने हैं। तो सबसे पहले आज के दिन 2024 में मैं उसकी जमीन खरीदूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं रेगुलेटरी परमिशंस लूंगा, उसमें भी खर्चा लगेगा। उसके बाद मैं उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू करूंगा, उसमें भी खर्चा लगेगा। और उसके बाद मैं कहूंगा कि सभी कंज्यूमर्स आके अपनी बुकिंग करवा लीजिए और अपने फ्लैट लीजिए। सपोज कर ले मेरे 10 के 10 जो फ्लैट्स थे वो सारे बुक हो गए, तो मेरे को सिर्फ बुकिंग अमाउंट मिलेगी। सपोज कीजिए हर एक फ्लैट की कीमत 1 करोड़ रुपए है, तो आज के दिन में सपोज कीजिए सभी ने मेरे को 1-1 करोड़ रुपए दे दिया। मेरे हाथ में तो 10 करोड़ रुपए, मेरे हाथ में तो सबने 10-10 लाख रुपए दे दिए, 10 फ्लैट थे, तो मेरे हाथ में आज के दिन में 1 करोड़ रुपए आए, है ना। लेकिन टोटल वैल्यू ऑफ दोज फ्लैट्स जब सारी कंस्ट्रक्शन हो जाएगी और मैं फ्लैट हैंड ओवर कर दूंगा उस समय वो होगी 10 करोड़ रुपए। ये 10 करोड़ का जो नंबर है ये होता है प्री सेल्स नंबर। लेकिन ये मैं अपने अकाउंट में आज के दिन में नहीं ले सकता। ये मैं नंबर ले सकता हूं 2028 में, जब मैं अपने कस्टमर्स को वो फ्लैट डिलीवर कर दूंगा। दिस इज द अकाउंटिंग प्रोसेस दैट वी फॉलो। सो होता क्या है रियल एस्टेट कंपनीज में, खर्चे तो आज होने लगे 2024 में, कुछ 2025 में होगा, कुछ 2026 में होगा, 27 में होगा। लेकिन जो सेल्स फिगर्स हैं, जो प्रॉफिट फिगर्स हैं, वो फिगर मैं 2028 में मेंशन कर सकता हूं। यानी अगर हम 2024 की किसी रियल एस्टेट कंपनी का P&L स्टेटमेंट खोलेंगे तो हमें जो सेल्स फिगर हैं वो 4 साल 3 साल पुरानी नजर आएंगी। तो कोई सेंस नहीं बनती कि हम एक्सपेंडिचर तो आज का देख रहे हैं और हम सेल्स फिगर 4 साल पुरानी देख रहे हैं। तो इसीलिए हम रियल एस्टेट कंपनीज में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखना का बहुत ज्यादा कोई लॉजिक बनता नहीं है। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे मैट्रिक्स है रियल एस्टेट कंपनी में जिसमें हम इसको भी अपने पीयर्स से, किसी भी कंपनी को हम अपने पीयर्स से कंपेयर कर सकें। तो रियल एस्टेट कंपनीज में ना अलग अलग बिजनेसेस हैं। जैसे कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, रेजिडेंशियल बिजनेस है, फ्लैट बनाने हैं और बेचने हैं। उसके बाद हॉस्पिटैलिटी का बिजनेस है जहां पर होटल चलाती हैं कई सारी कंपनियां, वो बिजनेस अलग है। उसके बाद एन्युटी बिजनेस है जो किराए का धंधा है, किराए के पैसे आते हैं। उसके बाद और भी छोटे छोटे कंपनियां सारे धंधा करती हैं, इनके पास लैंड बैंक होता है, इनके पास डेट होता है। तो इन सभी जो बिजनेस सेगमेंट्स है ना, इनको अलग अलग तरीके से हम इवेल्युएट करने की कोशिश करेंगे। कंस्ट्रक्शन बिजनेस को हम
जो वैल्यूएट करते हैं वो वैल्यूएट करते हैं मार्केट कैप टू प्री सेल्स के ऊपर। मार्केट कैप तो हमारी आज के दिन में शेयर की कीमत क्या चल रही है इस बात के ऊपर डिपेंड करता है, और प्री सेल्स यूजुअली सभी कंपनीज अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स में बताती हैं, अपनी कॉन कॉल्स में बताती हैं, प्रेजेंटेशन में बनाती हैं, तो ये फिगर्स हमें वहां पर मिल जाएंगी। ये फिगर्स हमारी अकाउंट स्टेटमेंट्स में कहीं पर भी नहीं होती, तो हमें ये फिगर्स वहां से उठानी पड़ेंगी। उसके बाद बात आती है होटल बिजनेस की और एन्युटी बिजनेस की। होटल बिजनेस और एन्युटी बिजनेस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेस देन कंस्ट्रक्शन बिजनेस, क्योंकि इसमें रिकरिंग इनकम है, लगातार इनकम आ रही है, और ऐसा नहीं है कि 4 साल के बाद हमको अकाउंट में लेने पड़ते हैं। तो इसको जो मैट्रिक्स हम फॉलो करते हैं वो है ईवी टू ईबिटा। ईवी टू ईबिटा हम इसलिए लेते हैं क्योंकि होटल बिजनेस और एन्युटी बिजनेस जो है वो एसेट हैवी बिजनेस है, यहाँ पर डेट बहुत ज्यादा होता है, तो इंटरेस्ट कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होती है, तो इसकी वजह से हम पीई यूज नहीं करते, प्राइस टू अर्निंग यूज नहीं कर सकते, हम ईवी टू ईबिटा करते हैं। जैसे मैं आपको दिखाऊंगा आज के दिन में जो भी कंपनीज हैं, लेट्स से इंडियन होटल्स। इंडियन होटल्स इज अ चेन जो सबसे प्रीमियम और लग्जरी होटल्स बनाती है इंडिया में, ताज होटल जिसमें मेन है। आज के दिन में वो ईवी टू ईबिटा 38 ईवी टू ईबिटा पे ट्रेड करता है। इसके बाद अगर हिस्टोरिकली इसकी ईवी टू ईबिटा देखेंगे तो वो फिगर लगभग 22 के आसपास है, 22 या 23 के आसपास है। तो और हम इसके अगर पीएस से अगर कंपैरिजन करेंगे तो ईवी टू ईबिटा की फिगर EIH की 24 के आसपास की है, शैले होटल की 35 के आसपास, लेमन ट्री 26, जूनिपर होटल की 34, महिंद्रा हॉलिडेज की 18, ITDC की 55 के आसपास। तो हमें मोटा मोटा आइडिया हो जाता है कि मार्केट आज के दिन में होटल बिजनेस को 20 से फालतू ईवी टू ईबिटा तो देती ही देती है, एक्सक्यूज मी, देती ही देती है। उसके अलावा अगर हम दूसरे होटल्स की बात करें, जैसे EIH को हम देखेंगे तो EIH को हिस्टोरिकली 18 का पी मिला है। आज के दिन में स्टॉक मार्केट बहुत हॉट है और इनकी भी री रेटिंग हुई है, होटल इंडस्ट्री की भी, तो इनको आज के दिन में ज्यादा ईवी टू ईबिटा मिलता है कंसीडरिंग पहले के टाइम से। इसी तरीके से हम एन्युटी बिजनेस को भी ईवी टू ईबिटा देंगे। मेरे हिसाब से 15 का ईवी टू ईबिटा मोर देन सफिशिएंट है एन्युटी बिजनेस को भी, और इस होटल बिजनेस को भी, क्योंकि हम जब भी हम वैल्यूएशन करते हैं ना तो हमको थोड़ा कंजर्वेटिव रहना चाहिए। बहुत ज्यादा एक्सेसिवली अगर हम किसी चीज को देखेंगे, हम यूं कहेंगे कि भाई बहुत ज्यादा ओवर पॉजिटिव होंगे तो हम डिसअपॉइंट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो हमें हमेशा कंजर्वेटिवली वैल्यूएशन करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं और बिजनेसेस की, जैसे जो लैंड बैंक है उसको ऐड कर देते हैं हम उसमें डेट होता है, फिर डेट को हम घटा देते हैं जितनी भी मार्केट कैप उसमें से। उसके बाद अदर बिजनेसेस बहुत छोटे छोटे बिजनेस हैं, उनकी वैल्यू भी बहुत कम है, तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज का बहुत ज्यादा सब्सटेंशियल बिजनेस नहीं होता, उसको भी 1x ईवी टू ईबिटा हम ले सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां किस वैल्यूएशन के ऊपर आज के दिन में ट्रेड कर रही है और कौन सा बिजनेस आज के दिन में सस्ता दिख रहा है। लेट्स गो। अब आते हैं वैल्यूएशन शीट्स के ऊपर। तो यहाँ पर ये वैल्यूएशन शीट है हमारी प्रेस्टीज की। यहाँ पर मार्केट कैप लगभग 70,000 करोड़ के आसपास है। मैंने मैनेजमेंट में जो गाइडलाइंस दी हैं उसके बेस पर ये वैल्यूएशन शीट बनाई है। तो सबसे पहले वो एन्युटी की 2024 की फिगर्स तो जो कंपनी ने अपनी रिजल्ट्स में दिखाई है वो मेंशन की है। 2025 की गाइडेंस इन्होंने लगातार दी है, 2026, 27, 28 की हमने एक्स्ट्रापोलेट की है। फॉर एग्जांपल एन्युटी बिजनेस हमने एज्यूम किया है कि 50% कैगर से 2025 के बाद ग्रो करेगा। कंपनी क्लेम करती है कि 65% से ग्रो करेगा, हमने 50% थोड़ा सा कंजर्वेटिव होकर लिया है। उसके बाद हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में हमने एज्यूम किया है कि 20% कैगर से उनकी ग्रोथ होगी। अदर बिजनेस जो बहुत माइन्यूट बिजनेस है, इतना बड़ा बिजनेस नहीं है, वो हमने एज्यूम किया है सिर्फ 10% कैगर से ग्रो होगा। और लैंड बैंक सपोज कीजिए 5% कैगर से ग्रो होगा, और डेट हमने एक्सट्रीम गए हैं, हम ज्यादा गए हैं, 20% से ग्रो करेगा। हालांकि कंपनी कहती है कि हम इतना ज्यादा डेट ग्रो होने नहीं देंगे, लेकिन फिर भी हमने कंजर्वेटिव होते हुए डेट को 20% से ग्रो करवाया है। सो दिस इज अबाउट वैल्यूएशन शीट एंड हैव अ गुड डे, बाय। उसके बाद हम ये मार्केट कैप विदाउट प्री सेल्स देखते हैं, यानी प्री सेल के बिना मार्केट कैप इस कंपनी का कितना होना चाहिए, यानी कंस्ट्रक्शन बिजनेस अगर कंपनी का ना हो तो कितना, तो मार्केट कैप कंपनी का कितना होगा। इसमें हमने एन्युटी बिजनेस को 15x ईबिटा पे लिया है, या इस फिगर को हमने 15x से मल्टीप्लाई किया है। हॉस्पिटैलिटी बिजनेस को हमने
17x से मल्टीप्लाई किया है और अदर बिजनेसेस को हमने 1x पे लिया है। इन सारी फिगर्स को ऐड करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये फिगर आती है। उसके बाद ये जो मार्केट कैप विदाउट प्री सेल्स है, इसको आज की मार्केट कैप से हमने माइनस कर दिया। आज की मार्केट कैप 70,000 करोड़ है, उसमें से अगर माइनस करते हैं तो फिगर आती है 66,000 करोड़ के आसपास। इसी तरीके से हमने सभी ईयर्स के लिए एक्स्ट्रापोलेट किया इस फिगर को। अब हम बनाते हैं बुल और बेस सिनारियो की क्या होता है क्या नहीं होता, एज्यूम करते हैं। ठीक है, सपोज कीजिए आज के दिन में इनकी 19,000 करोड़ की सेल्स थी। सपोज क्या कीजिए तो थी इनकी। उसके बाद अगले साल की मैनेजमेंट गाइड कर रही है कि 25,000 करोड़ की होगी। हम एज्यूम कर लेते हैं कि अगले 4 साल के लिए इनकी प्री सेल्स बढ़ी नहीं रही, कांस्टेंट है। हालांकि मैनेजमेंट कहती है कि हम 30% से ग्रो करेंगे। चलो हम मान लेते हैं कंजर्वेटिवली कि ये उतनी ही प्री सेल्स रहेगी जितनी 2025 में है, 25,000। तो हमने एज्यूम किया 25,000 करोड़, 25,000 करोड़ और 25,000 करोड़। अब हम प्री सेल्स मल्टीपल देखते हैं, यानी दिस फिगर को डिवाइड करते हैं अगर हम इस फिगर से, तो हमारा मल्टीपल आता है 3.36। ये आज का मल्टीपल है, ये एजम्पशन का मल्टीपल नहीं है। आज अगर हम एन्युटी बिजनेस को हटा देते हैं प्रेस्टीज के धंधे में से, तो आज मार्केट उनको 3.36 का मल्टीपल देती है। जितना कम मल्टीपल होगा उतना बेटर है। ठीक है, ऐसे ही हमने और ईयर्स के लिए अगर कैलकुलेट किया तो हमें फॉरवर्ड अर्निंग पे 2028 की पे 1.77 का मल्टीपल मिल सकता है, विच इज ऑलमोस्ट 2x द मल्टीपल दैट वी हैव राइट नाउ। यानी स्कोप है पैसा बनाने का। उसी तरीके से हमने बुलिश केस लिया है जहां पर हमने एज्यूम किया है कि इनके रेवेन्यूज प्री सेल से ऑलमोस्ट 25% से ग्रो करेंगे, विच इज क्वाइट पॉसिबल अगर साइकिल उसी डायरेक्शन में चलती रही जिस डायरेक्शन में चल रही है कोविड के बाद पे, तो इट इज क्वाइट पॉसिबल। तो यहाँ पर इनको आज के दिन पे 3.36x मिलता है और 2028 में फॉरवर्ड अगर मल्टीपल देखेंगे तो सिर्फ 0.91, विच इज 3 टाइम्स व्हाट इट इज टुडे। यानी अगर अच्छी सेल्स करती है कंपनी, एन्युटी का धंधा जिस तरीके से कंपनी मैनेजमेंट बता रही है उस तरीके से ग्रो होता रहा, तो हम अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। मल्टीपल्स हमारे फेवर में है, लेकिन हमको मैनेजमेंट को ट्रैक करना पड़ेगा बहुत डिलिजेंटली। ये फिर अल्ट्रा बुलिश मैंने सिनारियो बनाया है कंसिडरिंग 2007-8 वाली साइकिल कितनी फेरोशियस थी उसको देखते हुए। यहाँ पर मैंने एन्युटी रेवेन्यू उतना ही लिया जितना मैनेजमेंट क्लेम कर रही है। यहाँ पर हॉस्पिटल का रेवेन्यू मैंने लिया है 2033 करोड़। उसके बाद मैंने लैंड बैंक और डेट को देखा है और हमने पाया है कि आज के दिन में मल्टीपल पे 10x का स्कोप है अगर फेरोशियस मार्केट आती है। ऑफ कोर्स हमें ये नहीं लेके चलना, हमको सिर्फ बेस केस और बियर केस लेके चलने होते हैं। अच्छा, बियर केस इस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा फेरोशियस हो सकता है। सपोज कीजिए कि गवर्नमेंट की रेगुलेशन कोई आ जाती है कि जैसे डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे आई थी, या फिर कोविड आ जाता है, तो ये साइकिल एकदम एब्रप्टली स्टॉप हो सकती है और जितने भी हमने केस बनाए ना धरे के धरे रह जाएंगे। तो हमें बहुत 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 अच्छी तरह और हमें बहुत आराम से पूरे सेक्टर को फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि ये केस बना के बैठ के कि हाँ यार अब तो ऐसी ही डेवलपमेंट होगी, ऐसे ही पैसा बना के देगा, ऐसा नहीं होता। हमें बहुत क्लोजली लगातार स्टॉक को फॉलो करना पड़ेगा और जहां पर भी हमको मैनेजमेंट के बोलने में, कथनी और करनी में जहां पर भी डिफरेंस मिला ना, वहीं पर हम स्टॉक से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इट्स अ वेरी रिस्की सेक्टर। स्टॉक मार्केट वैसे रिस्की होती है, लेकिन रियल एस्टेट कंपनियां तो और भी ज्यादा रिस्की होती हैं। उसके बाद गोदरेज का मैंने इसी तरीके से बनाया। गोदरेज में और ज्यादा बिजनेस है नहीं ना, होटल बिजनेस, एन्युटी बिजनेस बहुत थोड़ा बहुत ही है उनका, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस पड़ता नहीं है। लेकिन उनके पास लैंड बैंक है और विक्रोली में इनके साथ ना कुछ अपने चाचा ताऊओं के साथ इनकी लड़ाई चल रही है। तो इनकी जो जमीन है उसका 6 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इनका एमओयू साइन हुआ है इनको। एक बार आप फोन कॉल में भी देख सकते हैं उसकी डिटेल्स। तो उसकी मैंने फिगर ली है, वो इनको ऐड किया है। इनका कंसल्टेंसी का बिजनेस है कि दूसरी जो कंपनी कंसल्ट करती हैं, जैसे विक्रोली में जो 3,000 एकड़ इनके पास जमीन है उसमें जो कंस्ट्रक्शन करेगी उसका हक इनको भाइयों को मिला है। लेकिन कंसल्टेंसी ये कंपनी देगी अगले 6 साल के, तो उसकी कीमत मैंने ऐड की है। उसके बाद प्री सेल्स मार्केट कैप विदाउट प्री सेल्स ऐड किया है। मार्केट कैप जो मैंने अज्यूम की है वो 90,000 करोड़ की है और तो मार्केट कैप एट्रीब्यूटेड टू प्री सेल्स हो जाएगी 85,000 करोड़। और आज के दिन में हम अगर मल्टीपल देखते हैं तो वो 4.47 के आसपास आता है, विच इज मोर देन प्रेस्टीज का जो आया था वो आया था 3.36। यानी आज के दिन में प्रेस्टीज हमें थोड़ा सस्ता नजर आता है।
थोड़ा सस्ता नजर आता है गोदरेज से, लेकिन गोदरेज इज ऑल्सो वेरी ग्रेट बिल्डर। जो आज के दिन में दूसरा सबसे बढ़िया बिल्डर मेरे को आज के दिन में इंडिया में दिखता है वो गोदरेज नजर आता है। और गोदरेज की प्रेजेंस भी ऑल ओवर इंडिया है। उसी तरीके से मैंने इनका मल्टीपल को कैलकुलेट किया है, एक्सट्रापोलेट किया फॉरवर्ड अर्निंग पे कितना हो सकता है FY 28 तक। यहाँ पर ये कंपैरिजन शीट है। कंपैरिजन शीट में हम बात करते हैं कि आप एक बार इसके गो थ्रू हो जाएंगे तो आपको कंपेयर होने करने में आसानी मिलेगी कि प्रेस्टीज ऐसा क्या दे रहा है जो गोदरेज नहीं दे रहा। और दोनों कंपनियां आप ऐसी ही शीट और रियल एस्टेट कंपनीज के लिए भी बना सकते हैं, आपको कंपेयर करने में बहुत ही आसानी होगी। यहाँ पर हम बिजनेस सेगमेंट देखते हैं कहाँ का किससे आता है, हम उसके बाद देखते हैं प्री सेल्स के नंबर क्या है, गाइडेंस क्या है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम रियलाइजेशन देखते हैं कितनी है कितनी नहीं है। उसके बाद हम कलेक्शन फिगर्स को देखते हैं, एन्युटी बिजनेस को देखते हैं कि कितना एक्सपेक्टेड है कितना नहीं है, जो गोदरेज का बिल्कुल माइन्यूट है, इसलिए एनए है। हॉस्पिटलिटी बिजनेस को देखते हैं, सिर्फ एक होटल है गोदरेज का, अभी अभी वर्क करना शुरू किया उसने भी। उसके अलावा प्रेस्टीज का हॉस्पिटलिटी बिजनेस इज ऑल्सो दे आर अबाउट टू डीमर्ज दैट बिजनेस। अभी जल्दी ही उसका अलग से IPO आएगा, विच इज ऑल्सो अ वेरी विच कैन बी अ ट्रिगर फॉर बोथ द स्टॉक। नया IPO जिसका आएगा और जो पुराना स्टॉक है उसके लिए भी। उसके बाद दूसरी सेगमेंट्स हैं, उसको देख लीजिएगा, लैंड बैंक के को कंपेयर किया है। फिर हम कंपैरिजन में आते हैं और कंपनियों में। अब और कंपनियां क्या कर रही हैं, सबसे पहले हम कहते हैं DLF में। DLF में समस्या क्या पता है, DLF आज के दिन में ना जिसका पोर्टफोलियो सबसे गजब पोर्टफोलियो है, DLF से अच्छा स्टॉक एन्युटी इनकम में इंडिया में कोई भी नहीं है। 4,000 करोड़ की एन्युटी करता है DLF। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, प्रॉब्लम है ग्रोथ। मार्केट इज अ फॉरवर्ड लुकिंग इंजन। मार्केट ये नहीं देखता कि पहले कंपनी ने क्या किया, मार्केट ये देखता है कि आगे कंपनी क्या करने वाली है। इसीलिए गोदरेज को आज के दिन में 10x का मल्टीपल मिल रहा है, 9-10x का मल्टीपल मिल रहा है। इस मल्टीपल पे लेने का कोई लॉजिक नहीं है, यानी प्रेस्टीज से और गोदरेज से 2.5 गुना ज्यादा महंगा मिल रहा है आज के दिन में DLF। और इनका ग्रोथ का स्कोप कितना, प्रीसेल्स की टारगेट FY 25 की 13% है, 13% दे आर प्लानिंग टू टेक ग्रोथ टू। तो इसीलिए मैं DLF में इन्वेस्ट नहीं कर रहा। ओबराय में भी यही समस्या है, ओबराय ने तो इनफैक्ट प्री सेल्स डिक्रीज हुई है 2024 में, लेकिन 2023 में जितनी प्री सेल्स थी उससे कम प्री सेल्स की है। तो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है, इनकम जो जिसमें ग्रोथ की पोटेंशियल कम हो। हालांकि रियलाइजेशन इज प्रीमियम मोस्ट, ओबराय का 37,000 रियलाइजेशन है, जबकि गोदरेज का और प्रेस्टीज का सिर्फ 10,000। लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क इस बात से पड़ता है कि सेल्स कौन अपनी ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है, कौन ज्यादा तेजी से ग्रोथ लेके आ रहा है। ठीक है। उसके बाद ब्रिगेड की बात करते हैं, इसको भी 7x का मल्टीपल मिलता है। उसके बाद इनकी इंफीरियर है बहुत ज्यादा। अगर हम यहाँ प्रेस्टीज से एन्युटी बिजनेस की बात करें तो एन्युटी बिजनेस को प्रेफरेंस दीजिए हमेशा रियल एस्टेट कंपनी में, क्योंकि एन्युटी बिजनेस को मिलता है ईबिटा लगभग 75 का, 70x का, 70% का। हॉस्पिटलिटी बिजनेस को मिलता है लगभग 35 से 40x का, एक्स का। लेकिन प्री सेल्स को सिर्फ मिलता है 3x का, 4x का, 5x का, 7x का, 10x का। यानी वहां पर मार्जिन कम है। मार्जिन हॉस्पिटैलिटी में और एन्युटी बिजनेस में ज्यादा है। 75% का मार्जिन है। जो हम EV to EBITDA देते हैं वो 15x का और 20x का देते हैं। ठीक है। तो हमेशा हमको एन्युटी को प्रेफरेंस देनी है। ब्रिगेड में भी उनकी एन्युटी इनकम बहुत ज्यादा कुछ है नहीं और बहुत ज्यादा कुछ डेवलपमेंट के प्लान नहीं है। इट्स वेरी इंफीरियर टू इफ वी कंपेयर इट टू प्रेस्टीज एंड प्रेस्टीज। तो लोढ़ास में भी 8x का मल्टीपल मिल रहा है, बहुत महंगा है, नहीं ले रहे स्टॉक को भी। हाँ, छोटी, अब हम आते हैं छोटी कंपनीज के ऊपर। छोटी कंपनीज लाइक सनटेक, आशियाना हाउसिंग, कोल्टे पाटिल, श्रीराम प्रॉपर्टीज, इनके मल्टीपल बहुत स्ट्रॉन्ग है। इन सबके मल्टीपल, जैसे सनटेक का अगर मल्टीपल देखोगे तो वो 2x का है, आशियाना का मल्टीपल देखोगे तो वो भी 2x के आसपास का है, कोल्टे पाटिल का 1x है और श्रीराम प्रॉपर्टीज का 0.8x है। लेकिन ये कंपनी ना बड़ी छोटी कंपनियां हैं, कोई 2,000 करोड़ की, कोई 3,000 करोड़ की, कोई 4,000 करोड़ की, 8,000 करोड़ की। देखिए, रिस्क टू रिवार्ड है, यहां पर रिस्क भी ज्यादा है। छोटे डेवलपर है, ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। और रियल एस्टेट कंपनी में जितनी बड़ी कंपनी होती है ना, उसको एक्सपेंड करने में एक ब्रांड वैल्यू बन जाती है, उसको और बेनिफिट होता है। तो आज के दिन में बड़ी कंपनियों में हमें प्रेस्टीज सबसे ज्यादा सस्ती दिखती है, और छोटी कंपनियों में से अगर हम कंपेयर करेंगे तो श्रीराम प्रॉपर्टीज हमको 0.8x की, कोल्टे पाटिल 1x की दिखाई देती है, यानी उससे ज्यादा अट्रैक्टिव है। लेकिन दिस इज अ रिस्क रिवार्ड, जहां पर हमको मांडवाली करनी पड़ेगी, बड़ी कंपनी लेनी है या बढ़िया मल्टीपल्स लेने हैं, है ना। तो वो एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है दोनों के लिए।
कंपैरिजन के। लेकिन हाँ, स्टडी करने के लिए ये बिज़नेस बहुत बढ़िया है। मैं इनको लगातार फ़ॉलो कर रहा हूँ और कोई भी अपडेट होगा तो मैं आपको बताता हूँ।